गोविंद जी को उनकी बहू ने घर से निकाल दिया है और उन्हें वृद्धाश्रम में भर्ती करा दिया गया है। सरस्वती ने अपने बेटे अनिल को कॉफी का कप देते हुए यह बात बताई। कौन? हमारे गोविंद जी? अरे बेचारे, ऐसा क्यों किया? अनिल ने कॉफी पीते हुए पूछा। सरस्वती ने गहरी सांस ली। बहू एक बड़ी अफसर है ना, घर पर बड़े बड़े लोग आते जाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि पिताजी का वहां होना ठीक नहीं है। उनके पास पिताजी की सेवा करने का समय नहीं है। वह अपनी नौकरी में बहुत व्यस्त रहती हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि पिताजी वहां बोर हो जाते होंगे। इसलिए उन्होंने उन्हें उसी आश्रम में भेज दिया जो 3 लाख का है, जिसमें 3,000 रुपये महीने का किराया लगता है। वहां सुबह कॉफी से लेकर सब कुछ समय पर होता है और सप्ताह में एक बार डॉक्टर भी आकर देखते हैं। उनके पास समय बिताने के लिए काफी लोग भी होते हैं, तो वह वहां आराम से रह सकते हैं। ऐसा कहकर उन्हें भर्ती करा दिया। त्योहारों पर वे उन्हें घर ले आएंगे। गोविंद जी ने बोला। अरे वाह, गोविंद जी आए थे? जाने से पहले मिलकर गए थे क्या? अनिल ने पूछा। इतने सालों की दोस्ती थी हमारी और हमारे परिवारों की, बिना बताए कैसे चले गए बेचारे। उनकी आंखों में आंसू थे। सरस्वती ने दुख से कहा। गोविंद और श्रीहरि डिग्री के जमाने से क्लासमेट और प्राण प्रिय दोस्त थे। दोनों को एक ही बार एक ही बैंक में एक ही पोस्टिंग मिली, जिससे उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। उनकी पत्नियां सरस्वती और रमा भी अच्छी दोस्त बन गईं, जिससे उनका रिश्ता और गहरा हो गया। सौभाग्य से दोनों ने आस पास ही घर खरीद लिए थे। दोनों के बच्चे भी एक ही तरह की आदतों वाले थे और उनका जीवन एक ही रास्ते पर सुख शांति से चलता रहा। गोविंद के एक बेटी और एक बेटा, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। बेटी अपने पति के साथ अमेरिका चली गई। बेटा हाई टेक सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बहू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज निम्स में काम करती है। अनिल श्रीहरि के एक ही बेटे डेल कंपनी में काम करता है और उसकी पत्नी सचिवालय में क्लर्क है। श्रीहरि और गोविंद एक ही समय रिटायर हुए, लेकिन श्रीहरि राव रिटायरमेंट के 6 महीने बाद ही गुजर गए। उनके जाने के 1 साल बाद रमा भी चल बसीं। तब तक साथ चल रहे उनके जीवन के सफर में बाधा आ गई। गोविंद जी और सरस्वती दोनों अपने बेटों की देखरेख में चले गए। हालांकि उन बेटों को तो दोनों परिवारों के बीच के लगाव और अपनत्व की जानकारी थी, लेकिन उनकी बहुओं को जो जानना चाहिए था वह नहीं जान पाईं। बहू ने घर में कदम रखते ही उनके घर में रहने को लेकर बहस शुरू कर दी। हम सुबह ऑफिस चले जाते हैं और रात को आते हैं, तब तक वह घर में अकेले रहते हैं। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो कौन देखेगा? इस तरह के तर्क दिए। संकोच कर रहे पति को जबरदस्ती मना लिया और अब काम बन गया। गोविंद जी जाते जाते अपना दुख सरस्वती के साथ बांट कर गए थे। सरस्वती को लगा था कि उनकी जिंदगी भी उनकी तरह ही बेटे बहू के पास शांति से कट जाएगी। यह बात सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे बड़े बड़े पहाड़ उनके सिर पर गिर पड़े हों। आंखों में आंसू लिए गोविंद जी जब इस तरह जा रहे थे तो सरस्वती का मन पूरी तरह से टूट गया। दोपहर से जो बोझ वह अकेली उठा रही थीं, वह बेटे को बताने के बाद कुछ हल्का हुआ। उन्होंने अपना घर बेच दिया और एक दूसरे फ्लैट में चले गए। बेटे और बहू ने जाने से पहले उन्हें एक बार बताया भी नहीं। इस बात से सरस्वती को और भी ज्यादा दुख हुआ। कितने स्वार्थी हैं, उन्होंने मन ही मन कहा। हे भगवान, मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा बेटा संस्कारी है, उन्होंने सोचा। 1 महीने बाद गोविंद जी सरस्वती से मिलने आए। अरे, घर क्यों बेच दिया भैया? सरस्वती ने पूछा। बेच दिया और कुछ और पैसे मिलाकर एक बड़ा घर खरीदेंगे, बेटी के नाम पर। कहीं बड़ी जमीन है इसलिए, उन्होंने बताया। सरस्वती ने दार्शनिक अंदाज में कहा, जीवन की तुलना नदी से की गई है, यह बहती रहती है। हम सोचते हैं कि काश यह उस जगह रुक जाती, लेकिन यह नहीं रुकती। हमें आखिर तक इसी प्रवाह में बहना होगा। हाँ, बस यही बात है।
उस हाउस फॉर सेल बोर्ड को देखते ही मुझे और मेरी पत्नी को उस घर के लिए की गई मेहनत और हमारे बलिदान याद आ गए। पहले तो गुस्सा आया, उन्होंने कहा। वह घर हमने शादी के साथ 10 साल बिताकर बनाया था। वहां कैसा है? सरस्वती ने हाल चाल पूछा। बहुत अच्छा है सरस्वती, हम लोग डर रहे थे, पर सच कहूं तो घर से ज्यादा वहीं अच्छा है। सब कुछ नियम से होता है। अपनी सोच, विचार और भावनाएं बांटने के लिए, बातचीत करने के लिए लोग साथ होते हैं। सुबह 5 बजे उठकर सब वॉक पर जाते हैं। शहर से दूर है, इसलिए चारों ओर की हरियाली देखकर चलने में उत्साह आता है। 1 घंटे तक मजेदार बातें करते हुए चलकर आते हैं, नहाते हैं और थोड़ी देर ध्यान करते हैं। 6:30 पर चाय का कप मिलता है। 7:30 पर नाश्ता और फलों का रस। दोपहर को 1 बजे भोजन। शाम को चाय और स्नैक्स, थोड़े डोसे के टुकड़े और 1 गिलास छाछ। उसके बाद जिसकी जैसी मर्जी होती है वह बातें करके सो जाता है। सप्ताह में 1 बार डॉक्टर आकर चेकअप करते हैं। मेरी बहू ने जो किया वह अच्छा ही लगता है, बस बच्चों से दूर रहने का दुख रहता है। आते जाते वे फल वगैरह लाते हैं, पूछते हैं कि कुछ चाहिए क्या? डॉक्टर आए थे, देखा? क्या कहा? कोई दवाई चाहिए ऐसा पूछते हैं। दशहरे पर घर ले जाएंगे ऐसा कहा है। अच्छा, सरस्वती ने आश्चर्य से देखा। कुल मिलाकर लोग कहते हैं कि घर से बेहतर मंदिर होता है, उन्होंने हंसते हुए कहा। हाँ, मंदिर की तरह शांत है, गोविंद जी ने हंसते हुए जवाब दिया। गोविंद जी, आप जिस तरह बता रहे हैं मुझे भी वहां आने का मन कर रहा है, सरस्वती ने कहा। अरे क्यों बेहन, तुम्हारा बेटा सोने जैसा है और बहू साक्षात देवी है। वे तुम्हें फूलों में रखते हैं। आश्रम में चाहे कितने भी सुख हो, उस सौभाग्य को दूर मत करो, उन्होंने कहा। सरस्वती ने हंसकर कहा, कहने मात्र से थोड़ी होता है। वापस उन्होंने कहा, आपकी बात सही है, वे दोनों सचमुच सोने जैसे हैं। उनकी आंखों और चेहरे पर चमक देखकर गोविंद को कहीं थोड़ी जलन हुई। जीवन भर पत्नी के साथ में, श्रीहरि जैसे अच्छे दोस्त के साथ, रिश्तेदारों, दोस्तों और बच्चों की ठंडी छांव में रहे उन्हें अब वृद्धाश्रम है कितना भी सुविधाजनक क्यों न हो, जीवन में कुछ खो जाने का दर्द दिल में भनवर की तरह घूम रहा था। उन्हें लगता था कि काश वह बेटे बहू के पास ही चले जाते और पोते पोतियों के साथ खेलकर शेष जीवन गुजारते। उन्हें बस यही तो चाहिए था। सचमुच सरस्वती भाग्यशाली थीं। उनका एक ही बेटा था जो राम जैसा था और उसके अनुरूप ही बहू सीता जैसी मिली थी। वह कभी भी कुछ कहती या मांगती नहीं थी, बल्कि कहती थी, मुझे क्या पता माँ जी, आप बड़ी हैं, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। वह हर चीज के लिए उन्हीं पर निर्भर रहती थी और घर के मामलों में दखल नहीं देती थी। सरस्वती भी बहू को बेटी की तरह मानती थीं। अनिल भी बुद्धिमती बहू को बहुत प्यार करता था। क्या सोच रहे हैं? सरस्वती ने पूछा। कुछ नहीं अम्मा, उन्होंने हंस दिया और आधा घंटा बैठकर गोविंद जी विदा लेकर चले गए। उनके जाने के बाद सरस्वती घर के कामों में लग गईं। सारा काम समेटकर, खाना बनाकर, स्नान करके, साफ सुथरी साड़ी पहनकर वह टीवी देखने बैठ गईं। ठीक 4:30 पर गेट पर मोटरसाइकिल रुकी। बेटा और बहू मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। कहते हुए सरस्वती उठीं और पीने का पानी लाईं। बहू ने सास के हाथों की तरफ देखकर धीमी मुस्कान दी। क्या हुआ अम्मा, क्यों हंस रही हो? सरस्वती ने पूछा। कुछ नहीं माँ जी, इस उम्र में भी आप इतनी फुर्सत से घर का काम कर लेती हैं और हमेशा सुलझे बालों के साथ सजी सनवरी रहती हैं। आपकी उम्र की होकर मैं शायद बैठी की बैठी रह जाऊंगी, उसने कहा। हाँ, तुम कैसे हिलोगी? 2 दिन दाल चावल खाने के बाद तीसरे दिन हमें तो पिज्जा नूडल्स खाने का मन करता है। हमारी मानों के जमाने में ये सब नहीं था ना, इसीलिए वे तंदुरुस्त रहती थीं। नहीं अम्मा, आप भी तंदुरुस्त ही रहेंगी। वैसे स्नैक्स में क्या खाएंगी? पकोड़े बना दूं? सरस्वती ने अनिल की ओर देखा। नहीं, कुछ नहीं चाहिए अम्मा, थोड़ी देर बैठो,
स्वाति को तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तब तक सेंटर तक जाकर मिर्ची भजिया ले आता हूँ, कहते हुए वह उठ गया। क्या है, स्वाति? वह उसके पास बैठ गईं। वो कुछ नहीं, माँ जी। मुझे एक बात पर आपकी सलाह चाहिए। आप बड़ी हैं, आपको पूछे बिना कोई निर्णय नहीं ले सकती, इसीलिए पूछ रही हूँ। इतना संकोच क्यों कर रही है? बता तो सही। सरस्वती ने प्यार से कहा। रिठांडला में 250 गज जमीन मिल रही है। पहले 5 लाख रुपए भरकर बुक करवानी है, फिर हमारी सैलरी में से हर महीने किश्त काट लेंगे। सब हाँ कहें तो घर भी बनाकर दे देंगे। मैं भी जमीन ले लूं या नहीं, यह सोच रही हूं। हिम्मत नहीं हो रही। आप क्या कहती हैं? बहू की ओर आस भरी निगाहों से देखते हुए सरस्वती ने कहा। इसके लिए इतना सोचना क्यों बेटी? जमीन तो जरूर खरीद लो। कभी न कभी तो होनी ही चाहिए, वरना हमारे पास तो यह घर है, इसलिए हमें और घर की जरूरत नहीं है। ऐसा सोचना पड़ता है। तुम्हारे ससुर जी का बनाया हुआ यह घर हमारे लिए बहुत भाग्यशाली रहा। 5 लाख देने होंगे। हाँ माँ जी, लोन मिल जाएगा। क्यों? मेरी टर्म डिपॉजिट 4 दिन में मैच्योर होने वाली है। बैंक वालों ने मैसेज भेजा था। उसे रिन्यू करने के बजाय निकालकर दे दें? अरे आपक पैसे क्यों माँ जी? स्वाति ने संदेह से कहा। यहां तुम्हारा मेरा नहीं, हमारा समझना है। लोन देने की बात सुनकर भी सरस्वती ने 8 लाख की टर्म डिपॉजिट निकालने के कागजात पर हस्ताक्षर करके बेटे को दे दिए। अगले दिन उन्होंने 5 लाख का चेक बहू को दिया और कहा, मैंने साइन कर दिया है। तुम अमाउंट लिखकर जिसके नाम पर देना है लिख दो। थैंक्स माँ जी। स्वाति ने आभार भरी नजरों से कृतज्ञता व्यक्त की। 1 हफ्ते बाद वह पैसे जमा करने की रसीद लाकर दिखाने लगी। अरे वाह, तुम जमीन की मालकिन बन गई हो, हंसते हुए अनिल ने कहा। क्या मैं मालकिन तो तुम मालिक नहीं हो क्या? स्वाति ने कहा। सरस्वती बेटे, बहू को प्यार से देखकर मुस्कुरा दी। एक दिन अनिल एक आर्किटेक्ट को लेकर आया और सारा घर दिखाया। उसने सभी कमरे, आगे पीछे का आंगन देखा और कुछ बताया। वह अनिल से अंग्रेजी में बात कर रहा था। सरस्वती को समझ नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि अनिल बाद में बता देगा। उसके जाने के बाद अनिल ने बताया, माँ, घर बहुत पुराना है ना, इसे रीमॉडलिंग करवा रहे हैं। असल में पापा ने वास्तु देखे बिना ही कैसे बनवा दिया। देखो, किचन जहां होना चाहिए वहां बेडरूम है। स्वाति को लगता है कि घर में वास्तु दोष है, इसीलिए हमारी शादी के 2 साल बाद भी बच्चे नहीं हुए। उसने आश्चर्य से देखा। हमें किस चीज की कमी थी? घर बनाकर इतने साल हो गए, अच्छे ही तो थे हम। बच्चे क्यों नहीं हुए? इसमें इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा सुख तो भोगो। स्वाति आते हुए बोली। बिना वास्तु के घर बेचने के लिए मुश्किल हो गया। 3 लाख में घर नया बन जाएगा। लीन कहाँ से लाएंगे? सरस्वती ने पूछा। तुम्हारे डिपॉजिट के 8 लाख में 5 स्वाति को दी हो ना? स्वाति की इच्छा है तो बचे हुए पैसों से घर को सुंदर बनवा देते हैं। बताओ, तुम्हारे बेडरूम में कौन सा कलर करवाना है? मैं किचन बदलवा दूंगा, मॉड्यूलर किचन बनवा दूंगा, टॉयलेट में वेस्टर्न लगवा दूंगा और ना जाने क्या क्या अनिल बता रहा था। सरस्वती को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें थोड़ा दुख हुआ, पर कुछ ही देर में अनिल ने जो रंगीन दुनिया उनके सामने पेश की वह उसमें खो गईं। ओपन किचन हो गया, हॉल बड़ा हो गया। जो पहले सरस्वती दंपत्ति का बेडरूम था वह आकार बदलकर अब अत्यंत आधुनिक रूप में अनिल और स्वाति का बेडरूम बन गया। सरस्वती का बेडरूम छोटा हो गया, सारा फर्नीचर बदल गया। सरस्वती के लिए रखे गए पैसे से अब उन्हें सिंगल बिस्तर मिला, जिस पर उन्हें अंदर ही अंदर कुछ चुभन महसूस हो रही थी। 2 महीने तक घर में रेत, सीमेंट और कारीगरों का आना जाना, उन्हें पानी और चाय देना जबरदस्त काम हो गया। एक शुभ दिन देखकर, नया घर था, गृह प्रवेश करवा लिया। दोस्तों को मुहूर्त पर बुलाया। पति पत्नी दोनों कुर्सी पर बैठकर गृह प्रवेश कर रहे थे। लगभग 200 लोग आए थे। वे सब उनके दोस्त थे। सरस्वती ने अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को नहीं बुलाया, उनसे पूछा भी नहीं गया।
कैटरिंग करवाकर शानदार भोजन करवाया गया। पूरा घर वास्तु के अनुसार है, इसीलिए इतने समय तक जो नहीं हुआ वह अब घर को ऐसे बनवाने का मन हुआ, है ना? ऐसी बिना रुकावट के इतनी जल्दी घर पूरा हो जाना, यह सब वास्तु का ही कमाल है, स्वाति ने कहा। हाँ शायद, सरस्वती ने सोचा। घर उनका है, यह भावना ही नहीं आ रही थी। सब कुछ नया और अपरिचित जगह जैसा लग रहा था। फर्नीचर को रोज झाड़ने के लिए और मार्बल फ्लोर को रोज गीले कपड़े से पोंछने के लिए कामवाली रखी गई थी। पहले सरस्वती कहीं भी बैठ सकती थीं, लेकिन अब उन्हें इजाजत नहीं थी। सोफे पर भी हाथ रखकर बैठने में उन्हें पराये घर में होने जैसी अजीब सी झिझक हो रही थी। माँ जी, दीवारों पर निशान कैसे आ गए, जरा देख लेना। ऐसे कहीं भी हाथ मत लगाओ, स्वाति ने एक दिन कहा। दूसरे दिन पड़ोस की राजी से सोफे पर बैठकर बात कर रही थीं, तो उसने कहा, किसी को भी यहां मत बैठाओ। सरस्वती को अपमान महसूस हुआ। राजी अछूत नहीं थी। वह उसी कॉलोनी में बरसों से रह रही थी। सुख दुख में साथ देने आती थी। गलत है ऐसा कहना। धीरे धीरे घर पराया लगने लगा और बेटा बहू भी पराये लगने लगे। पहले घर आते ही कम से कम आधा घंटा तीनों हॉल में बैठकर बातें किया करते थे। अब वे दोनों विशाल और आधुनिक बने अपने बेडरूम में अकेले बैठकर बातें करते हैं। इतना ही नहीं, आजकल उन्हें अक्सर ऐसा लगता है जैसे घर में सरस्वती नाम की कोई इंसान है और वह घर की मालकिन है। यह याद ही नहीं रहता। दोनों ऐसे व्यवहार करते हैं। बहू का कोई काम न करना और घर में जितना समय रहती बेडरूम में ही रहना सरस्वती को थोड़ा अजीब लगने लगा। पति के साथ महंगी चारपाई पर लेटने के बजाय पुरानी खाट पर जो सुख, संतोष और तृप्ति थी, वह इस पर नहीं है, ऐसा लगता था। हर रात पति को याद करके मन ही मन उन्हें नमस्कार करके सोती थीं, तो उन्हें आराम से नींद आ जाती थी। पर अब उन्हें कुछ अशांति और बेचैनी महसूस होती थी। रात के 12 बज चुके थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। गर्म दूध पीकर सोएंगी, ऐसा सोचकर वह उठीं और रसोई की तरफ गईं। उस खामोशी में स्वाति की आवाज लहरों की तरह तैरती आ रही थी। आपकी माँ के पास और कोई अमाउंट नहीं है क्या? शायद नहीं होगी। पापा के रिटायरमेंट फंक्शन पर माँ को जो सोने का हार मिला था और अमाउंट फिक्स कर दी गई थी। कुछ पैसा उनके अस्पताल में खर्च हो गया था। अनिल की आवाज थी। उन्हें अब उन गहनों की क्या जरूरत है? उन्हें एक रुद्राक्ष की माला खरीद देते हैं। उनके पास जो सोना है वह मांग लो। हम जो फ्लैट देख रहे हैं उसे खरीद लेते हैं। सस्ता मिल रहा है। खरीदना तो मुश्किल है, खर्चे बढ़ेंगे। सही कह रही हो, पर मैं अगर मांगूंगा तो कैसा लगेगा? तुम ही मांगो। मैंने तो पहले ही 5 लाख ले लिए हैं। उसके लिए कितना नाटक करना पड़ा, पता है? दोबारा नाटक नहीं कर सकती। यह आखिरी है और अब उनके पास लेने को कुछ बचेगा भी नहीं। ठीक है, मैं मांगूंगा। बस सोच रहा हूं कि किस बहाने मांगूं। कोई न कोई बहाना तो ढूंढना पड़ेगा, सावधानी से। कहीं उन्हें हमारे प्यार और नाटक के बारे में जरा भी पता न चले। कहीं वह भी उन गोविंद जी की तरह आश्रम न चली जाए, तो हमें और हमारे होने वाले बच्चों को आगे बहुत दिक्कत होगी। इसके अलावा हमारी बदनामी होगी। क्या मुझे इतना भी नहीं पता? मैं देख लूंगी। हाँ, तुम्हारी माँ को उन गोविंद जी से इतना प्यार क्यों है? इस उम्र में भी इतनी बातचीत। ऐसा नहीं, हमारे परिवार शुरू से ही कितने करीब हैं। वह खिलखिलाकर हंसे। ऐसे ही मजाक कर रही हूं, उसने कहा। वैसे भी तुम्हारी माँ रोज शाम को स्नान करके सज संवर कर बैठती हैं, तो मुझे हंसी आती है। अगर कोई उनसे शादी करने को कहे तो वह दूसरी शादी के लिए तैयार हैं, ऐसा लगता है। ए पागलपन की बातें मत कर। इधर आ। कितनी देर तक बातें? असली काम कब होगा? सरस्वती के कांपते हुए शरीर को उनकी बातें समुद्र की लहरों की तरह सुनाई दे रही थीं। क्या यह सब सच में हुआ? हो रहा है? क्या यह उनकी बहू स्वाति की आवाज है? क्या यह बेटे अनिल की आवाज है? अगर यह टीवी पर आने वाला तेलुगु सीरियल होता तो कितना अच्छा होता। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
उनके साथ समय बिताने, समय पर खाना देने, डॉक्टर की देखरेख करने का समय और फुर्सत उनके पास नहीं थी। इसलिए गोविंद जी के बेटा, बहू उन्हें आश्रम में जमा करे। लेकिन मेरे बेटा और बहू अंदर ही अंदर मेरे पास जो पैसा, सोना है, उसे हथियाकर मुझे होने वाले बच्चों के लिए दाई की तरह इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। यह मेरी बहू है? कौन अब किस पर मोती फेंक रहा था? वह सोच रही थी कि इसीलिए वह उन्हें चाहती है। उन्हें वृद्धाश्रम में भर्ती कराने से उन्हें हर तरह से नुकसान होता। घर में मैं काम करने के लिए मुझे यहां रखे, साथ ही 4 लोगों में बदनामी भी होती। इतने स्वार्थी लोगों को बदनामी क्यों नहीं होनी चाहिए? उनकी छांव में शेष जीवन शांति से क्यों बिताना है? मेरा सब कुछ लूटकर मुझे एक कामवाली की तरह इस्तेमाल करने की क्रूर सोच का समर्थन क्यों करना है? सुबह उठकर कुछ न जानने और न सुनने का ढोंग करके क्या वह रोज की तरह उन्हें कॉफी दे पाएगी? क्या वह पहले की तरह उन्हें प्यार से, स्नेह से दे पाएगी? उसने कितनी घिनौनी बातें की थीं। क्या वह उसके लायक है? उस पल उसे लगा कि काश उनका दिल रुक जाता। नहीं, इतनी बात सुनने के बाद भी यहां रहना मुझसे नहीं हो पाएगा। सरस्वती ने आंसू पोंछकर उठ गईं। उन्होंने अलमारी खोली। पति के रिटायरमेंट बेनिफिट्स से बनवाए गए सोने के हार, जो 4 चूड़ियां थीं, और गले में पहनी हुई 2 लड़ी वाली मोती की माला, सब एक पर्स में रख लिए। बाकी काले मोतियों की माला, कानों के झुमके के 4 जोड़े और एक मोती की माला अलमारी में ही छोड़ दिए। रेशमी साड़ियां छोड़कर अपनी साधारण साड़ियों को सूटकेस में सजा लिया। अलमारी की चाबी पर्स में रखी। पैसे गिने 2000 रुपये थे। सिर हिलाकर तकिए पर सिर टिकाया और सुबह होने के लिए इंतजार करते हुए छत की ओर देखने लगीं। पंखा तेजी से घूम रहा था। जीवन प्रवाह जैसा है। किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यवस्था के लिए, किसी समय के लिए यह नहीं रुकता। इसे बहते ही रहना है। सरस्वती ने शांति से आंखें बंद कर लीं। सुबह होते ही बेटे, बहू के जागने से पहले ही सरस्वती घर छोड़कर चली गई। दोस्तों, सरस्वती जी का निर्णय सही था। अगर आप सरस्वती की जगह पर होते तो आप क्या निर्णय लेते, कमेंट में लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।